बताओ, एओडी के बाद जो एरिया अंडर कर्व वाला टॉपिक है, इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम फेस होती है? मतलब कुछ भी जो पूछना हो। सर आज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस था ना सर, वो तो हो गया। प्रोबेबिलिटी हो गया सर। प्रोबेबिलिटी नहीं किया, हाँ प्रोबेबिलिटी पीएनसी तो बता दिया मैंने। अच्छा वो पहले ये कर लेते हैं, वो भी पीएनसी में पूछोगे तो मैं बता दूंगा। पीएनसी वैसे पिछले सेशन में था ना 2 घंटे, उसमें वही कर रहा था, पीएनसी और बायनोमियल। ओके। तो अभी जो हमने सेशन बुलाया है ये एओडी का प्रॉब्लम डिस्कशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ क्योंकि जनता रिकॉर्डेड भी देखेगी तो कहेगी सर ये क्या हुआ, एडिटिंग वाला मैंने इनेबल नहीं किया क्या। ओके, देखो एरिया, एरिया अंडर कर्व जो भी इसी टॉपिक है, इसमें हम लोग 5 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ये है कि ज्यादातर चीजें आपको पता होती हैं। फाइनली एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात करते हैं ना, सीधे सीधे। तो एक होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये अगर फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और आपको ये एरिया अगर चाहिए और ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी, तो आप एरिया की वैल्यू लिखते हैं इंटीग्रेशन x वेरी फ्रॉम a टू b जी एक्स माइनस एफ एक्स। और इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हमेशा अपर कर्व रहता है और ये हमेशा लोअर कर्व रहता है। जब अपर माइनस लोअर करेंगे तो आपको कभी भी मॉड लगाने की जरूरत नहीं होगी। नो मॉडुलस, कोई मॉड मत लगाइए, नो एक्सेप्शन। और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है केमिस्ट्री की तरह, यहाँ एक्सेप्शन है नहीं ये मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमेशा अपर माइनस लोअर किया करिए, हमेशा अपर माइनस लोअर। इसमें कोई मॉड अब इसमें क्या होता है कि जब x एक्सिस आता है तो एक पार्ट हमारा 0 रहता है। मान लीजिए ये दिखा, तो इसमें क्या होता है कि एक हमारा ये कर्व है ना y इक्वल टू 0, तो हम लोग इस एरिया को सिर्फ लिखते हैं, जैसे ये a टू b है तो इस एरिया को क्या लिखते हैं हम लोग, a टू b एफ एक्स माइनस 0, मतलब एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं ना सिर्फ। ठीक है, दूसरा इसमें होता है कि अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, या इसी में एक ये वेरिएशन होता है कि अगर मान लीजिए ऊपर और नीचे वाला कर्व चेंज होता है, सपोज ये x इक्वल टू ए है, ये b है, और ये आपको एरिया चाहिए, ये आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे ऊपर है यहाँ पे नीचे आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज y इक्वल टू g ऑफ x, दिस इज ऑल्सो y इक्वल टू g ऑफ x। ये मान लीजिए ये C पॉइंट है, तो यहाँ पे जब हम एरिया निकालते हैं तो A से C जब चलेंगे तो अपर है आपका एफ एक्स और लोअर है जी एक्स, कोई मॉड नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। और फिर C से B चलते हैं और ऊपर है आपका जी एक्स और नीचे है एफ एक्स। ओके, कौन है हृदय? सोच, अगला होता है बच्चों की, ये अगर आपके पास अगर ये कर्व इस तरह से रहे और हमें y एक्सिस के साथ एरिया निकालनी है, ये x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, ये c है, ये d है, और ये एरिया अगर आप निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो इस एरिया को लिख देंगे। अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं c से d, तो g एफ ऑफ वाई माइनस 0 dy। वैसे अगर ये दोनों कर्व हैं, इधर राइट साइड में x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है और लेफ्ट साइड में x इक्वल टू जी ऑफ वाई है, तो इस कर्व को लिखते हैं c से d, इस एरिया को लिखेंगे हमेशा c से d, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो एफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी ऑफ वाई।
ये राइट माइनस लेफ्ट, यहां पे भी कोई मॉड नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी कर्व चेंज होता रहता है, तो हम अपने को मतलब वो स्विच कर लेते हैं। और एग्जाम में फ्लेक्सिबल रहते हैं कि x के रिस्पेक्ट में भी हम एरिया निकाल सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी एरिया निकाल सकते हैं, जो आसान पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही के रिस्पेक्ट में करना है। हमेशा आपने कसम खाया है कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए, चाहे क्वेश्चन में लिपापोती कर दें या क्वेश्चन छोड़ के आ जाए या क्वेश्चन में भिड़ जाए, हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो आसान पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में कर देना इंटीग्रेट। तो क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं एक एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो आपको बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए, बेसिक स्केचिंग ऑफ द कर्व। मतलब आपके पास स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन आप आना चाहिए, सर्किल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहीं जो कोऑर्डिनेट वाले कर्व्स हैं, पैराबोला, इलिप्स, पैराबोला, बोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब की बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विच एरिया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, एरिया कहीं और की पूछी जा रही है, निकाल दिए कहीं और के। तीसरा होता है कि सिमेट्री का ध्यान रखते हैं। सिमेट्री ये अगर कहती है, सिमेट्री आपका काम एफर्ट को रिड्यूस कर देगी। जैसे अगर आपको ये मालूम है कि ये 4 एरिया हैं और चारों इक्वल हैं, तो फिर आप ए को निकाल के 4 टाइम्स कर दीजिए रादर देन कि आप चारों को अलग अलग निकालें। तो ये सिमेट्री का हम लोग एडवांटेज लेते हैं, एज एडवांटेज के तौर पे होता है, ये एफर्ट को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह की एरिया जितनी छूट रही है हम लोग आगे जाके उतना काउंट कर ले रहे हैं, तो कभी कभी प्रोजेक्ट करके आंसर कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है इसमें कि आप ये डिसीजन लो कि आपको यहाँ dx लगाना है और यहाँ पे dy लगाना है। अगर dx लगाना है तो आप हमेशा यहाँ पे अपर माइनस लोअर करेंगे, और अगर dy लगा रहे हैं तो यहाँ राइट माइनस लेफ्ट करेंगे। और यहाँ जब dx लगा रहे हैं तो x का वेरिएशन रखेंगे, यहाँ dy लगा रहे हैं तो y का वेरिएशन रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब स्टेप्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है। अब जैसे कुछ स्टैंडर्ड कर्व हैं, जैसे एक इलिप्स के एरिया जो होती है वो पाई ए बी होती है। ये जो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जो लिखते हैं, इसकी ये जो एरिया है इसको लिखते हैं हम लोग पाई ए बी, एरिया ऑफ इलिप्स, दिस इज पाई ए बी। उसी तरह से अगर हमारे पास दो पैराबोलास हैं, ठीक है, इस तरह से, और ये जो एरिया बनता है ये जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और ये कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4vy। तो आप लोगों को इतना आइडिया तो होगा ना कि इसको लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, यहाँ 4a, यहाँ होता है 4v। तो इस एरिया को लिखते हैं लेटेस्ट रेक्टम का मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ पैराबोला, 4a मल्टीप्लाइड बाई 4v अपॉन 3 करके, है ना। उसी तरह से ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। जैसे एक पैराबोला को एक लाइन अगर टच करती है इस तरह से, एक इंटरसेक्ट कर गई लाइन y इक्वल टू mx, और ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। कई जगह याद रखते हैं वैल्यू, याद रखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे को भी देखो अभी थोड़ा सा कम याद आ रहा है। ये एरिया होता है, शायद एक बार चेक करता हूँ मैंने सही लिखा है गलत, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। ऐसा ही कुछ होता है सर, हाँ इसी टाइप का कुछ होता है। हाँ, लेकिन हमें भी याद नहीं है, मैं देखना जा रहा हूँ कि कितना है, कहाँ है नोट्स, अभी तो था। कैलकुलस, करेक्ट है।
8a² / 3m³। सही है। और ये दूसरा वाला अगर रहता है पैराबोला तो 8a² सेम रहेगा m³। अच्छा वो क्या कर रहा है ये, 3 अपनी जगह पे है, m को 1/m कर दिया। इतना कौन याद रखेगा। सर क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ क्वेश्चन करा रहे हैं ना, अभी मैं डिस्कस करूंगा ये सब। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन ही तो कराने आए हैं, ये सब तो मैं बता दिया कि कोई नहीं आया था, वो एक था तो इसलिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं होती ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, सबसे पहले तो ऑर्डर डिग्री, नहीं सर वो आता है सर। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा इसमें आता है फॉर्मेशन के बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यही सर थोड़ा बता दीजिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद इसमें सॉल्यूशन में बच्चों आता है वेरिएबल सेपरेबल। मैं एक बार लिख देता हूं फिर बोलना वो तो बता देंगे। वेरिएबल सेपरेट जिसमें हो जाते हैं, वेरिएबल सेपरेबल होता है। दूसरा होता है आपका रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तीसरा। हाँ सेपरेबल यार, सेपरेबल। तीसरा होता है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा होता है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भाई वो भी आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, सॉरी रिड्यूसिबल टू लीनियर। के बाद सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हाँ उसी एग्जैक्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। ये तो मेथड्स हैं। उसके बाद आते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। यस सर। और लास्ट में वही पॉपुलेशन वाले प्रॉब्लम आते हैं, ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम। फिजिक्स में भी आते हैं लेकिन फिजिक्स टॉपिक में हो गए, जैसे वो वाटर वाटर वाले क्वेश्चन होते हैं, फ्लूइड वाले। तो बताओ इसमें किसमें प्रॉब्लम है। सर फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थोड़ा सा नहीं सर बता दीजिए, वो नहीं प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में भी प्रॉब्लम है। थर्ड में तो थर्ड सर थर्ड खाली सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे कोई क्वेश्चन सर करा दीजिए इसका। हाँ अभी कराएंगे ना, सीट डिस्कस कर रहे हैं ना अभी। हाँ तो वो तो आते हैं सर, लीनियर और ये रिड्यूसिबल ये सब तो आते हैं। बर्नौली भी है सर एक। अरे इसी में है रिड्यूसिबल लीनियर में। यस सर बर्नौली। स्पेशल फॉर्म। इसमें दो होते हैं ना, एक बर्नौली और एक और होता है। यस सर। सर जैसे नहीं जनरल जनरल सॉल्यूशन निकाले जाते हैं कोई कोई उसके। तो जैसे क्या होता है ना, ऑर्डर मतलब होता है कि जैसे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। जैसे आपको dy/dx दिख रहा है, सेकंड डेरिवेटिव दिखा, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव दिखा, तो हाईएस्ट आपने 4 डेरिवेटिव पाया, 4 रिपोर्ट कर दिया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जितने डेरिवेटिव्स हैं अगर उन सबकी पावर हम होल नंबर कर दें, नेचुरल नंबर, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस समय जो उसकी पावर होगी, जो उसका एक्सपोनेंट होगा, उसको डिग्री बोलते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री होगा ये, डिग्री। डिग्री हमेशा जरूरी नहीं है कि डिफाइन हो। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम डेरिवेटिव्स की पावर को अगर इंटीग्रल ना बना पाए तो उस केस में हम लोग बोलते हैं डिग्री इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है, इस तरह के टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उस समय डिग्री रिपोर्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा और ऑर्डर डिग्री कभी भी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं आ सकता, केमिस्ट्री की तरह फ्रैक्शनल नहीं आ सकता। यहाँ पे या तो 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे,
है ना। अगला होता है फॉर्मेशन। जैसे हम हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं वो फैमिली ऑफ कर्व्स का फॉर्म करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया जाए, तो यस आर अगर सर, चेंज करोगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, यस सर। ठीक है। तो इन सब का हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसका रूल ये होता है कि आर्बिट्ररी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट जितने हैं इक्वेशन में, इन्हें हटा देते हैं हम लोग। हाँ उतनी बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमें और जैसे मान लीजिए n कांस्टेंट्स हैं, तो आपको n+1 रिलेशन मिल जाता है एक कर्व की इक्वेशन, और n बार आपने डिफरेंशिएट किया होगा, और यस उन सर, n+1 रिलेशन से हम लोग कांस्टेंट्स को गायब कर देते हैं। फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन का मतलब कि वो अननोन फंक्शन जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और देयर यस आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 2 ही मेनली होते हैं, एक जनरल और एक पार्टिकुलर। हाँ सर, जनरल सॉल्यूशन वही पूछ रहा था। जनरल सॉल्यूशन ये कहता है ना कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई ये इक्वेशन है आपके पास, d2y/dx2 इक्वल टू 6x-4 है। तो आप इसको जैसे एक बार इंटीग्रेट करोगे तो dy/dx लिखोगे, दिस इज 3x² - 2x, सॉरी 3x² - 4x ना, 4x माइनस ये लिखा प्लस हमने। एक बार और डिफरेंशिएट किया तो d2x, सॉरी एक बार y इक्वल टू क्या लिखेंगे, x³ - 2x² प्लस ax प्लस b, या c1 c2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये जैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 हैं और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल होता है। ऑर्डर क्योंकि सर अभी आप, जितना होगा उतने ही कांस्टेंट होंगे। हाँ क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा है ना कि उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करके पहुंचना होगा वहां तक। एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर का मतलब होता है कि अगर आप कांस्टेंट की कुछ वैल्यू असाइन कर दें, जैसे मान लीजिए हमने a की वैल्यू 2 किसी मेथड से कैलकुलेट कर लिया, तो और b की वैल्यू 3 कर लिया, तो ये हो जाएगा x³ - 2x² प्लस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एक होता है स्पेशल केस कि हमने a को कैलकुलेट किया और b हमारा b की तरह ही रह गया, जैसे y इक्वल टू x³ - 2x² प्लस 2x और प्लस b, इसको क्या कहेंगे, तो इसको भी बच्चों हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही बोलते हैं। इसको जनरल हम तभी बोलेंगे जब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतने, मतलब जैसे जितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखेंगे तभी जनरल बोलेंगे, अदरवाइज पार्टिकुलर। तो आप कहोगे यहाँ 2 ऑर्डर का है, यहाँ कांस्टेंट केवल एक ही है, कभी आप भविष्य में अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, यस सर, क्योंकि आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे भी गायब हो जाएगा। मतलब 1 ऑर्डर, मतलब ऑर्डर 1 आएगा, यहाँ पे ऑर्डर 2 का है। तो यस सर। बस ये ध्यान रखना कि इसको भी पर्टिकुलर बोला जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम पर्टिकुलर बोलते हैं तो 99.99% ऑफ द केसेस, या आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं जेई में, इसका मतलब सारे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं जनरल, पर्टिकुलर, और एक और होता है सिंगुलर। सिंगुलर ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सर इसको। हाँ इसको मैं अलग से लिख देता हूं, सिंगुलर सॉल्यूशन। ये उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। जैसे ये तब क्रिएट होता है जब हम लोग जैसे डिवीजन बाई एक्स किया या डिवीजन बाई वाई किया, तो डिवीजन बाई वाई करते ही हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वाई अपना 0 नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी ओरिजिनल क्वेश्चन में वाई इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो ये ऐसे केसेस जो आप कुछ अनयूजुअल स्टेप्स लेते हो ना, जैसे आप डिवीजन कर रहे हो बाई अननोन नंबर, तो ये अज्यूम कर लिया आपने, प्री अज्यूम कर लिया कि वो नंबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यस तो वहां से ये क्रिएट होते हैं बस। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक है, तो पहले कैसे पहचानोगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो। सर, सब 2 डिग्री के ही होने चाहिए या 3 डिग्री के पूरे हाँ इक्वेशन ये में? होता है बेसिकली dy/dx को आप हमेशा y/x के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। यस सर, तो इस तरह के केसेज में आप y/x को u पुट कर देंगे या vx, जो भी आप पुट करते हो। और दूसरा कि अगर dx/dy दिया है और आपने मेहनत करके ऐसे कुछ निकाला, तो ऐसे केसेस में हम लोग x x की वैल्यू = by by। कर देंगे।
तो आप यहाँ से dy by dx कैसे निकालोगे? तो dy by dx हो जाएगा आपका v x प्लस plus dv by x dx. टाइम्स dv by dx, और यहाँ आता है dx by dy निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो v v प्लस plus by y dx टाइम्स dv by dx dv by dy, ठीक है। yes. कभी कभी हमारे पास चॉइस होती है कि हम यहाँ इससे करें या इससे करें, और कभी कभी जब चॉइस होगी तो डिनोमिनेटर को सिंपल रखेंगे और जो इसमें से आसान लगेगा उसको कर देंगे, और जब हमारे पास चॉइस नहीं होगी, जैसे ये हमारे पास ऐसे लिख के आ जाए ना इस तरह का टर्मिनोलॉजी, तो हम ये मजबूर हैं कि हम लोग dx by dy टाइप का लिखेंगे इधर, आप dy by dx नहीं लिख सकते, क्यों? अब यहाँ पे आपके पास नहीं है कि इसको, कई बच्चे कहते हैं उल्टा कर दो, अरे उल्टा करने पे पावर कभी नहीं पलटेगी, नेगेटिव हो सकता है बस। सर पैराबोला इलिप्स का डिफरेंशियल फॉर्म बता दो कि, अरे वही है जो आप बोले हो ना, सर इलिप्स का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आप, हमने कहा कि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे, तो एक बार करो, तो 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 कैंसिल कर दो, तो ये y1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ फायदा ये है कि अगली बार डिफरेंशिएट करते समय सारे कांस्टेंट गायब, तो ये हो जाएगा x टाइम्स y2 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये x को भूल जाइए, बाकी लिख दीजिए। यही है, पैराबोला में डिपेंड करता है कि आप पैराबोला कौन सा पूछ रहे हैं। अगर ये पैराबोला आप पूछ रहे हैं इस तरह का, जिसका यहाँ पे वर्टेक्स होता है अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा 0 और लेटेस्ट रेक्टम सपोज a है, तो ये आप y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा लिख रहे हैं, तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो दो हैं, a और अल्फा, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, ठीक है। कौन पूछा था? एस्पिरेंट्स पूछा है। एस्पिरेंट्स कौन है भाई? पूछ के गायब भी हो गया। चला गया सर। अरे गजबे लड़के हैं यार ये सब, हम तो पढ़े सोचे बता ही देते हैं, जब पूछ रहा बेचारा इतनी मेहनत से। फिर आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन सब में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यस सर, ये तो आता है। इसकी पहचान ये है कि dy by dx आपने लिखा, तो यहाँ y का कोफिशिएंट रहेगा, 1 ऑर्डर 1 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, Yes, और यहाँ पे q रहेगा। ये p और q कांस्टेंट हो सकते हैं, p and q आर कांस्टेंट्स, और फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो फैक्टर जो आसानी से e की पावर p dx। हाँ p dx। फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ dx, और ये इसी का छोटा भाई होता है दूसरा वाला, उल्टा कर दो सर, ये dx by dy px इक्वल टू q इक्वल टू q1, तो यहाँ आई एफ लिखेंगे e की पावर p1 p टाइम्स dy। और x इंटू आई एफ यस सर, इक्वल टू q टाइम्स e की पावर x बाई y। देख लेना, मतलब इसके बाद ये ऐसे लिखते हैं q टाइम्स आई एफ इंटू डी वाई, है ना। यस सर। ये भी आता है। ये इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन क्या है, जिसको आप लोग बोलते हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस, सर जो मल्टीप्लाई रूल और डिवीजन रूल यही तो है वो हाँ इंटीग्रल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बच्चों क्या होता है ना कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को हम लोग शॉर्ट में ये डी ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, उसी तरह से वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो, तो इसको डी ऑफ एक्स वाई वाई लिख सकते हैं। और वाई डी एक्स जैसे ऐसे लिखा हो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो आप डी ऑफ वाई वाई एक्स लिख सकते हैं। पॉइंट ये ध्यान रखना कि इन दोनों के न्यूमरेटर में सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क है। समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, ये तीन को याद रखते हैं, बाकी स्टूडेंट भी याद रखते हैं, लेकिन उनकी कोई नीड नहीं।
अगला होता है इसमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वैसे एडवांस के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक फॉर्म है, जैसे एक बार देख लीजिए। dy बाई डी एक्स लिखा हो प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू दी पावर एन लिखा हो, एन अपना 1 के अलावा कोई नंबर है, तो इसको बर्नौली कहते हैं। y की पावर n से डिवाइड कर दीजिए, तो ये y की पावर माइनस एन टाइम्स dy। ये रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन वाला है ये तो। हाँ, रिड्यूसिबल टू लीनियर ही है। यस सर। फिर ये p टाइम्स y टू दी पावर माइनस एन ना, सॉरी 1 माइनस एन इक्वल टू क्यू। अब y की पावर 1 माइनस एन को t मानेंगे, मान लेंगे। यस सर। तो यहाँ से y 1 माइनस एन टाइम्स y की पावर माइनस y की पावर माइनस एन माइनस dy 1 बाई dx dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स हो dy जाएगा। बाई dx। कर लोगे ना? यस सर आता है। ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी का एक छोटा भाई है, इसी तरह का दिखता है। जैसे ऐसे हो एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यू। तो इसका इंटीग्रेटिंग पहले तो ये इसको टी मान लेंगे, लेट एफ ऑफ वाई इक्वल टू टी, और ये एफ डैश बाई आ जाएगा इसके। ये हो जाएगा पूरा यस सर। डी टी बाई डी एक्स यस सर। प्लस ये आपने इसको टी माना है, एक बार देख लेना कि वहाँ पे यहाँ कुछ फंक्शन और वाई रहेगा, में वाई की जगह पी रहेगा। यहाँ कुछ पी और रहेगा रहेगा ना, वहाँ पे। हाँ सर, एक्स रहेगा लगता है। हाँ, कांस्टेंट रहेगा सर कोई। एक्स या कांस्टेंट जो भी रहते हैं। ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो गया ना। यस सर। अगला बच्चों हमने टेंजेंट नॉर्मल में भी बताया था, एक होते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कभी भी इस तरह का हो और आपको जनरलाइज फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एम पी टी एन, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। ये y1 है। एओडी में बताया तो है ये टेंजेंट नॉर्मल वैसे निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आ गए, ये तो एओडी वाला सीट है, उसमें जाए डीवी वाले पे की हो, इसी को करें। उस वाले पे सर करिए वो। ओके, चलिए पहले डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लाइन से भी कर सकते हैं। अमन है, हृदय है, जयराम है, बोलिए कौन सा डाउट, इसको बताया जाए। सर शुरू से ही बता दीजिए। इसमें ये कह रहा है ये डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स है, तो इसका इसका मतलब होता है डेरिवेटिव को लेस देन 0 कर दो। समझे? तो कहोगे कि सर ये आप करना चाहते हैं, मतलब ऐसे डायग्राम बना दो। इसके लिए क्या पढ़े थे जी, a प्लस 2 लेस देन 0, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन और इक्वल टू 0, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। कर लोगे ना? सर अब इसमें शायद आंसर ये आता है, आंसर भी मैं लिखता चलता हूँ। आंसर याद तो नहीं है, कहीं सॉल्व किए थे।
आंसर भी लिखता जाऊंगा ताकि आप वेरीफाई कर लें। कहाँ गया आंसर, आंसर आंसर आंसर, AODC 2 है ना, ये ऑप्शन लिखा हूँ, ये गलत लिखा, इसलिए मैं आंसर चेक किया, क्योंकि अब ये सॉल्व करने पे जितना है आंसर मेरे पास है ए। एक बार कंफर्म कर लीजिए आता है। वैसे कहोगे सर -2 पे इक्वालिटी कहाँ है, और ये सब पार्टी ग्रेटर देन वाली है, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई तीनों। ऑप्शन से भी केवल कर सकते हैं, ये ऑप्शन से। क्यों, कर लोगे ना? यस सर। ये complete set the value of m for which the function always decreasing, तो ये always decreasing का मतलब f dash x निकालते हैं, तो ये हो जाएगा m माइनस e की पावर माइनस x, और इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये फॉर ऑल x है, तो m इज लेस देन और इक्वल टू e की पावर माइनस x। अगर हम चाहते हैं कि m जो है वो इससे छोटा है, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है उससे छोटा कर दीजिए। तो कहोगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसको लेस देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं, और आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, which of the following curve has constant length of subnormal at every point? सबनॉर्मल का हमने आपको बताया था, याद है? और ये कह रहे हो कांस्टेंट हो, तो y dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ax मान लेते हैं, a dx इंटीग्रेट कर दो, तो y²/2 की वैल्यू ax + b। क्या लगता है आपको कौन सा होना चाहिए आंसर? अरे कौन सा होगा बोलो, नहीं बोल रहे हैं सब, क्या भाग गए क्या सब? दो हैं, कुछ तो आते हैं और जाते हैं। काफी लोग पूछो जी, डाउट आउट है कुछ? सॉल्व कराए। देखो एफ जी आर कॉन्टिन्यूअस एंड ट्वाइस डेरिवेबल, F0 F3 की वैल्यू 0 है, और F1 F2 अपोजिट साइन के, तो ये कह रहा है 1 0 और 3 पे वैल्यू 0 है, और 1 और 2 अपोजिट साइन के हैं, तो एक को अगर यहां माने एक को यहां माने, तो ऐसे है बेसिकली। तो इसके 3 रूट आएंगे, 1 2 और ये 3। जो ये लिखा है इसको dy/dx ऑफ fx f'(x) इंटू gx लिख सकते हो। तो अगर हमने ध्यान से सुनना, fx के 3 रूट बना रखे हैं, तो f' के कितने होंगे, 2, चलेगा ना? यस सर। और इसके कितने रूट हैं, तो आप कहोगे इसके 2 रूट ही दिख रहे हैं g के, तो इसके हो गए 2, तो 2 और 2 हो गए 4। रोल्स थ्योरम कहता है कि इसके 3 होंगे। 3 ही आंसर है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4, इसके 2 कैसे मैंने किया, एक ही होगा ना यार, यहाँ पे गलत लिख दिया हूं, 3 होगा और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 का डेरिवेटिव का आंसर बाय रोल्स थ्योरम 2 आएगा। इसमें करते क्या है कि जैसे इन दोनों का हम लोग नंबर ऑफ रूट्स पता कर लेते हैं, और ऑब्वियसली ट्वाइस डेरिवेबल है,
अरे भाई कहाँ तुम लोग आ रहे हो, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? इसमें बताना है। बताओ, इसको इस तरह से बना देते हैं। 1 पे वैल्यू कितनी है, ये 5, और एग्जैक्ट 1 पे कितना है, 8 है। इधर भी कम, इधर भी कम, मतलब नेबरहुड में सबसे ज्यादा। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हैव यूनिक टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप, क्योंकि ये अलग अलग है ना, कर्व नॉट डिफरेंशिएबल है। कर्व नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब समझते हैं? नहीं समझते? अरे मतलब उसपे टेंजेंट विद फाइनाइट स्लोप नहीं ड्रॉ कर सकते। अगला देखो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, कर लोगे इसको? अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करके मेरे पास रिजल्ट है, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, वो भी दूसरा वाला भी गया। इसमें यार केवल ग्राफ बनाना होता है आपको, ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ बना लेंगे हो जाएगा। बनाऊं? ये क्वेश्चन लेमिनेट रूल का है, आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या करते हैं कि जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक्स माइनस 1, ये गलत लिखा हो ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 9। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 आएगा तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 होगा ना, ये 3 लिख देंगे बच्चों, और एक 2x भी आएगा साथ में। ये तो बना लोगे ना, 0 के राइट साइड में 1 2 और 3, लेफ्ट साइड में -1 -2 और -3। आप पॉजिटिव से चलते हैं, सभी ऑड फैक्टर हैं। ठीक है, सर पिछले क्वेश्चन में दो मैक्सिमा मिनिमा कैसे बता सकते हैं सर? इसमें इसमें नहीं सर, इसके पीछे। ये तो डिफरेंशिएशन जो आया ना, तो इसका अगर साइन स्कीम बनाएंगे तो साइन स्कीम क्या कहता है,
यहाँ जीरो के राइट साइड में, जीरो पर वैल्यू जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो यहाँ मिनिमा आएगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ द मिनिमा। इसका आंसर मैं देख के एक बार बताता हूँ कौन सा था यार ये। क्वेश्चन नंबर 6, 666। ठीक है, तो ये साइन स्कीम से बता किए, और ऑलवेज डिक्रीजिंग तो है नहीं, 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता तो लास्ट वाला ऑप्शन टिक करते। इस साइन स्कीम से हो जाएगा। इसमें बच्चों ये है कि इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ध्यान से देखो, -2 -3x² आएगा ना, क्यों? और ये हमेशा लेस देन 0 है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। f of x ग्रेटर देन f of -x, इसको हम लोग इससे बड़ा कर देते हैं। एक बार अच्छे से देख लो बेटा, ये हमने बताया कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, f of -x। फिर यहाँ एक बार और चेंज करेंगे, f of x ग्रेटर देन -x होगा, तो 30 - 2x -x³ इक्वल टू -x। ध्यान से देखो, कर लोगे अब? हाँ सर। ये कह रहा है a box is made of a square base and open top, the area of the material, ये हमारा मान लीजिए बेस है, तो ये कह रहा है मटेरियल दिया हुआ है, मतलब बेस में दिया हुआ है एक्स, बेस का जो फॉर्मूला होगा स्क्वायर बेस, तो x² होगा ना, और xy के क्या लिखूं, x² + 4xy इक्वल टू 48। जगह तो, और कहोगे कि उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ y को उठा के पुट कर दीजिए, हो जाएगा ना? अरे बोल तो दो। हाँ सर। ये सब बच्चों कॉन्टेक्ट टचेज ईच अदर, मतलब dy/dx सेम कर देते हैं, है ना, और 1, 0 दोनों का अप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास 1, 2, 3 अननोन है, तो जब सेटिस्फाई कराएंगे दोनों को तो एक ही क्वेश्चन वहां से आएगी। फिर हमने कहा कि वैसे ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद ऑप्शन तो चेक कर ही सकते हैं। इसका मैं आंसर देख के बता देता हूँ, आंसर ही कौन सा है, मल्टी लेवल। ए की वैल्यू आती, ए लिखा भी नहीं है हमने, अरे यार, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1। आपको कुछ पूछना है आपने इन पे? ये वाला बताइए सर।
ये वाला बताते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है और एफ एक्स है लोकल मिनिमा और के ग्रेटर देन इक्वल टू -1, रेंज ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। उसी तरह से नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है, पैराबोला है। पहले तो 2 पे लोकेट करते हैं, तो 2 पे एक वैल्यू कितनी है, 2 3 या 6। और इसके इधर कैसे आया होगा, तो आप कहोगे कि ये थोड़ा सा एक चिपक के लग रहा है। इसके लेफ्ट साइड में मिनिमा, राइट साइड मैक्सिमा। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है आप कह सकते हो कि सर राइट साइड ये वाला तो फिक्स है, ये वाले में के एक वेरिएशन है, तो कुछ के के साथ और मान लीजिए हम ऐड करते हैं तो ऐसे होगा इस तरह से 1 2 और 3। किसको प्रीफर करें, 2 या 1 को? अच्छा ये बताओ, इसको मिनिमा करने के लिए हम चाहेंगे कि राइट साइड में वैल्यू कम आए, लेफ्ट साइड में भी कम आए। राइट में कम, लेफ्ट में कम। टू पे मिनिमा चाहिए, मिनिमम मतलब दोनों तरफ से कम। यहाँ हो जाएगा तो इधर भी कम हो रहेगा, इधर भी कम रहेगा, मतलब ये टर्म या तो हमेशा इसके ऊपर रहेगा। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि इसमें 2 रख दें तो k + 2 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रखने पे ये 3 हो जाएगा, तो k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ओके, इसका आंसर वैसे ABC तीनों लिखा है, मतलब तीनों सही होंगे। अच्छा रेंज तो 3 से इनफाइनाइट ही रहेगी ना, कि अगर 3 से इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव है तो रेंज 3 से इंफिनिटी ही रहेगी ना जी। हाँ सर। हाँ तो ये पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स। बिल्कुल सही है, ऑल एक्स के लिए कहाँ डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे ख्याल से आप लोग कर चुके होंगे ना, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके लिए जैसे डबल एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, एफ एक्स भी पॉजिटिव है और एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0। देखो तो सब कर लोगे ना, कर नहीं लेंगे। बताने की जरूरत है, अरे ये केवल चेक कर लेना सबके आंसर लिख के और देखना कि इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा बताऊं जी इसमें से, ये वाला सम बताइए सर, 15। ये वाला। हम्म। इसमें क्या होता है ना, देखो ये डेरिवेटिव का ग्राफ है, तो डेरिवेटिव का ग्राफ जहां भी नेगेटिव से पॉजिटिव होगा उसको मिनिमा कह देंगे,
और जो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा उसको मैक्सिमा कर देंगे। तो ये क्या है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है ना, इंटायरली हम बात कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा पता करना है। मैक्सिमा कितनी जगह आएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कितनी जगह जा रहा है, एक, दो, दो जगह जा रहा है ना। हाँ सर, इन्फ्लेक्शन क्या है सर? इन्फ्लेक्शन, हाँ? इन्फ्लेक्शन, नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, आर ऑप्शन। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा केवल पूछ रहा है ना। वो भी सर, वो थर्ड ऑप्शन है ना सर? ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स 5 होंगे सर। अच्छा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछ रहे हो। इन्फ्लेक्शन मतलब जहां पे सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है। आप एक काम करना, अबे रुक जाओ 1 मिनट। सुनो, बताइए सुन रहे सर। हो, आइए एक बार अटेम्प्ट कर लेना। हम शाम को मिलेंगे, क्योंकि लग रहा है कि जनता गायब हो जा रही है, तो शाम को एक बार डाउट बता देंगे, है ना। ठीक है सर। हाँ हाँ, आप परेशान मत होइएगा, हम मैसेज कर देंगे आपको, आप ज्वाइन कर लेना। वैसे जनरल मैसेज रहेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ओके, खाना खाओ चुपचाप, खाना खाओ। हेलो।